colleagues, today is our first class to understand about how to improve your knowledge via BEAR Act provision. Firstly, I covers all the important provision of Indian Evidence Act such a easily way. So let's start. जैसे कि आप एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट आई थिंक आपको ये नॉलेज होगी कि हमें प्री को क्वालिफाई करने के लिए जो बेयर एक्ट का हाथ है वो बहुत लंबा होता है. मतलब हमें बेयर एक्ट पे ऐसे पकड़ होनी चाहिए कि इसमें प्री हमारा 80% तो इसी से आता है. मतलब हम यही कहना चाहते हैं. तो सबसे पहले अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए. इसका इनेक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट. हालांकि ये हमारा लिखा होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के फर्स्ट पेज पे, बट यहाँ से लेके यहाँ तक हमें टाइम लगता है, कुछ तो टाइम लगेगा. तो हमने क्या किया, इसको शॉर्ट करने के लिए ये जो डेट्स हैं उसको हमने फ्रंट पे रख दिया. ठीक है, फ्रंट पे क्यों रख दिए? ताकि हमें खोलते ही ये डेट सामने आ जाए और हम एक बार इसको रिवाइज़ कर लें जल्दी. क्योंकि ये डेट जो होती हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, काफ़ी पूछी जाती हैं. हर सब्जेक्ट का हम ऐसा कहेंगे कि हर सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो हमने इसको ऐसे लिखा. देन इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है इसके बारे में जानना कि इसके कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं. तो इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट हैं, 11 चैप्टर्स हैं एंड 167 सेक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें आपका होल पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट बेस्ड है. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब बेसिक नॉलेज के लिए. देन तो सबसे पहले तो हमें पूरी बेयर एक्ट रीडिंग ही करनी पड़ेगी. स्टार्टिंग में अगर हम पढ़ने जाएं या तो हम पहली बार हैं जो बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें पूरा ही रीडिंग करना पड़ेगा एक बार में. ठीक है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हुए हैं, तो हम देख सकते हैं 4 बार. 2000, 2009, 2013, 2018. ठीक है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं. एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये प्रोविज़न कब जुड़ा, ये प्रोविज़न कब ऐड हुआ, ये सब. ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं. तो जाहिर सी बात, अगर आप 5 बार 10 बार बेयर एक्ट पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, तो आपको प्रोविज़न तो याद हो जाते हैं, सेक्शन भी याद हो जाते हैं, लेकिन ये एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये ऐड कब से हुआ. ठीक है, तो इसके लिए आप इसको ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं आराम से. तो मतलब ये जो खाली जगह दी हुई है, आप इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं जो एक एक नंबरी में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है आराम से. ठीक है, जैसे जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो लेक्स फोरी है. लेक्स फोरी मीन्स लॉ ऑफ द फोरम. मतलब जहाँ पर क्राइम हुआ है या जहाँ पे ट्रायल हो रहा है, जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, वहीं का लॉ उस पर डिपेंड होता है. तो जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ये हमारे होल इंडिया पे एप्लीकेबल है. ये तो पता ही है, 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर पर भी ये लागू होने लगा था. ठीक है, ओके. तो जैसे इसका हियर से एविडेंस, ये भी नॉर्मली है. जैसे हियर से एविडेंस नॉर्मली एडमिसिबल नहीं है एज एविडेंस, इसको हम एक्सक्लूड करते हैं अंडर सेक्शन 60, 59 एंड 60 में जब हम पढ़ेंगे ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट. तो उसमें क्या होता है कि उसमें मतलब जो ओरल एविडेंस होता है वो डायरेक्ट होना चाहिए. ठीक है, लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शन है, जैसे रेस जस्टे सेक्शन 6, डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 का सब क्लॉज 1, एडमिशन एंड कन्फेशन. तो ये सब हमारा हियर से एविडेंस, मतलब ऐसी चीज़ों पे कानों सुनी बातें एडमिसिबल होंगी अगर वो अपने आप को प्रूफ कर लेते हैं, लाइक बर्डन ऑफ प्रूफ. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ हियर्स एविडेंस. ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक एक नंबर में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. मतलब बच्चे क्या, हम भी स्टूडेंट हैं तो हम भी कंफ्यूज ही हो जाते हैं नॉर्मली. इसलिए इसको हम रिवाइज़ करने के लिए, बार बार रिवाइज़ करने के लिए ऐसा इसका ट्रिक है, ताकि आप खोलते इसको एक नज़र देख लें और आपको याद हो जाए अच्छे से. ठीक है, तो ये सब शॉर्ट करने के लिए तरीके हैं कि आपको सेक्शन 8, 11 कहाँ पे क्या है, कौन सी डॉक्ट्रिन्स कहाँ पे हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको होता है कि एग्ज़ाम के मतलब 10 मिनट पहले आपको क्विक रिवीजन हो जाए,
है ना, होता है ना कि अब हम मतलब पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले एक नज़र देख लें, तो पूरा बेयर एक्ट तो आप नहीं खोल सकते, ठीक है। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए एक ट्रिक है बेसिक, कि आप उसको अपने इंडेक्स पे ही लाइनिंग कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कौन सा प्रोविज़न कहाँ से रिलेटेड है। जैसे सेक्शन 11, इसका देखिए हमने लिखा है दूधनाथ पांडे। क्यों लिखा है? क्योंकि सेक्शन 11 का जो लैंडमार्क केस है, आप जानते ही हैं, तो दूधनाथ पांडे है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, अब इसको पलटने के लिए आपको पूरा 11 तक जाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि आप यहीं पे उसको लिख लें, एक बार रिवाइज हो जाएगा। प्ली ऑफ अलाबाई 11 में दिया हुआ है, साइड में मैंने लिख लिया ताकि ये रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत सी, जैसे प्रिजम्पशन में है, तो प्रिजम्पशन में क्या होता है कि कौन सा शैल है कौन सा मे है, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है ना। तो आप इसको शॉर्ट में लिख लें ताकि आप एक बार रिवाइज कर लें। ये देखिए पार्ट 3 मैंने ऐसे लिखा है कि बर्डन, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब किस सेक्शन में शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो लोग नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सेक्शन 101 की बात कर रहे हैं कि 102 की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में मैंने लिख लिया है कि जो 101 का BOP होता है वो शिफ्ट नहीं होता है, वो कभी नहीं होता है, मतलब जिसको देना है वही देगा, उसके अलावा और कोई नहीं दे सकते हैं। लेकिन 102 में यही चीज़ दिया हुआ है कि जो 102 में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो सकता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में शिफ्ट हो सकता है। जैसे लास्ट सेम थ्योरी है, तो ये कहाँ मिलेगा? 106 में, जिसका एक नॉर्मल, जिसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है लैटिन मैगजिम है, जो कि लेस स्पार लोकेटर है। मैंने इसको भी लिखा होगा, देखिए, मतलब द थिंग स्पीक्स इटसेल्फ, मतलब जो हो रहा है वो खुद को ही बोलता है कि हाँ मैं घटित हूँ, मैंने ऑफेंस किया है, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी 106 के अंदर आती है। तो ऐसे करके हम, क्या होता है ना कि डिवाइड करने के बाद एक नज़र अगर हम देख लें, तो ये हमारे एग्ज़ाम के पहले बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरफ से हम कहें तो हेल्पफुल है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। तो फिर अब नोट्स, अब ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी कॉपी उठा के हम अपने बेयर एक्ट्स में लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता, और ना तो इतनी जगह होती है हमारे बेयर एक्ट में कि हम इसमें कुछ भी लिख लें, ठीक है। लेकिन एक जो कोर जो प्रोविज़न होता है, जो हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए, जिसके लिए हम पूरी कॉपी नहीं पलट सकते हैं, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे जजमेंट इन पर्सोनम। क्या होता है ये? पर्सोनम मतलब इन पर्सन, मतलब जो जजमेंट सिर्फ एक ही पर्सन के ऊपर लागू हो या जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर लागू हो, तो वो होता है जजमेंट इन पर्सोनम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट हो गया, क्राइम हो गया। तो मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना कि जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट की जो डिस्प्यूटेड पार्टीज़ होती हैं, अगर जजमेंट आता है तो वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर लागू होता है, थर्ड पर्सन के ऊपर लागू नहीं होता है, तो उसे हम जजमेंट इन पर्सोनम कहते हैं। अब दूसरा आता है क्या? जजमेंट इन रम। ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें नॉलेज में होना चाहिए अगर हम लॉ कर रहे हैं तो। रेम का मतलब होता है कि इन वर्ड एट लॉर्ज, मतलब कि जो भी जजमेंट आएगा बाय ऑनेबल कोर्ट, वो पूरी इंडिया पे लागू होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जजमेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बदलते भी रहते हैं, एक का ओवर रूल भी होता रहता है, तो वो अलग चीज़ है, वो प्रेसिडेंट में चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका जो हमारे लॉ का जो कभी कभी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, तो 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। हियर से इज़ नो एविडेंस, ये तो हमने अभी बात ही की। दूसरा होता है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 60 में, सेक्शन 60 में दिया हुआ है कि ओरल एविडेंस जो होना चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए, कानों सुना नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने देखा तो जिसने देखा वही आके बताए, वो होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा गोल्डन रूल। और तीसरा क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है वो मतलब खुद को ही प्रूव करता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है तो उसको हम बेस्ट एविडेंस के रूप में देखते हैं, क्योंकि एक बहुत सी बेसिक लाइन है इंडियन एविडेंस एक्ट में कि जो डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है वो ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड करता है। इट मीन्स जैसे अगर कुछ डॉक्यूमेंट में लिखा है तो वो सच है क्योंकि वो लिखा है, बल्कि अगर कोई ओरल दे रहा है, कोई बोल रहा है, तो वो क्या होता है ना कि वो र्यूमर्स भी हो सकता है, वो उसमें कुछ मतलब मिला के भी बोल सकता है, इस टाइप का। तो ये क्या होता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट एविडेंस है उसको इंडियन एविडेंस में बहुत ही बेस्ट एविडेंस के रूप में इसको देखा गया है।
जिसका कि सेक्शन नॉर्मली है 91 92, ठीक है। ओके, तो होल इंडियन एविडेंस हमारा 2 प्रिजम्पशन में डिवाइड है, फैक्ट यानी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ठीक है। तो जो फैक्ट होते हैं वो ऑलवेज में होता है, डिस्क्रिशन होते हैं, जो कि रिपिटेबल है। मतलब अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ये गलत है तो वो गलत होगा, अगर आपने प्रूफ नहीं किया तो वैसे ही सही माना जाएगा। और जो लॉ होता है वो शैल होता है और एक कंक्लूसिव प्रूफ, ताकि मतलब हालांकि इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी सेक्शन 4 में, तो ये तो पढ़ना ही आगे, लेकिन फिर एक बेसिक नॉलेज होती है ना कि वहाँ तक हम ना पहुँचें, उसके लिए हम पहले से ही यहाँ पे एक नोट्स बना लिए हैं ताकि एक नज़र हमारी पड़ जाए। और ये चीज़ें क्या होती है ना कि हमारी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कोटेशन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ऑल एडमिसिबल फैक्ट इज़ रेलिवेंट बट ऑल रेलिवेंट फैक्ट इज़ नॉट एडमिसिबल। ये एक बेसिक सी लाइन है जो हम अपने मेंस में राइट कर सकते हैं, तो इसका भाई इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है, ठीक। चलिए फिर देखिए, जैसे नॉर्मल मैंने यहाँ भी लिख दिया है, मतलब बेयर एक्ट में आप छोटी छोटी चीज़ें लिख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। और ठीक है, अब जैसे एविडेंस कहाँ से आया, एविडेंस जिसका मतलब होता है टू शो क्लियरली और डिस्क्लोज। तो बाय स्टेफन एक क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है जो कि पूछा जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट किसने लिखा था या किसने कंपाइल किया था, है ना, किसके टाइम पे प्रेजेंट हुआ था। तो स्टेफन होता है, तो नॉर्मल ही है, लेकिन लिख दो ताकि आपको एक क्विक रिवीजन हो जाए। ड्राफ्टेड बाय जेम्स स्टीफन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमका इसका बेसिक नॉलेज ही होना चाहिए, मतलब बहुत जो बेसिक नॉलेज है उसको तो हम आगे तक पढ़ चुके हैं, जैसे इसका इनेक्टमेंट हो गया और इसका इन्फोर्समेंट डेट हो गया, ये लेक्स फोरियर लॉ, ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ चुके हैं। इसका देखिए प्रिम्पल कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसको जैसे होता है ना कि कहीं कहीं कंसोलिडेट नहीं होता है, जैसे हमारे हिंदू लॉ में हो गया, तो वहाँ पे आपको वर्ड कंसोलिडेट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे सिर्फ आपको मिलेगा डिफाइन एनामेंट, ठीक है। तो जो ये कंसोलिडेशन होता है ये बहुत ही कम में मिलता है, तो ये एक बेसिक होता है जहाँ मतलब कन्फ्यूज़न होती है याद करने में कि कंसोलिडेट था या नहीं था, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको हाईलाइट कर लें। एक जो होता है ये एक्ट नंबर, तो आपको पता है ये कि 1, मतलब ये आप बार बार रिवाइज करने से ही आएगा, ठीक है। तो सेक्शन फर्स्ट में शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है, ये तो नॉर्मल ही है, मतलब हमको पता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो हमारे एफिडेविट पे वर्क नहीं करता है और आर्बिट्रेशन पे वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एफिडेविट खुद में एक शपथ पत्र होता है, अगर हम उसी पे एविडेंस एक्ट लगा दिए या उसी पे शक करने लगे तो शपथ पत्र कहेगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए एविडेंस एक्ट पे नहीं होता है। वैसे इसका मतलब इसका एक कहते हैं ना प्योर मीनिंग तो ये नहीं होगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि जो एफिडेविट होता है वो शपथ पत्र होता है, और उसमें अगर इंसान शपथ दे रहा है तो इसका मतलब माना जाता है कि वो सच बोल रहा है, उसको किसी भी प्रकार की प्रूफ की एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो हमारे आर्बिट्रेशन में भी काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो हमारा इंडियन एविडेंस का जो प्रोसीजर है कि ये होगा, फिर ये होगा, ये होना चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि प्रोसीजर बहुत लंबा खिंच जाता है ना, ट्रायल बहुत लंबा खिंच जाता है। तो आर्बिट्रेशन क्यों होता है? किसी मतलब आर्बिट्रेशन होता है ताकि हमारा कम से कम टाइम में किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। अगर उसमें भी हम इंडियन एविडेंस एक्ट लगा दिए तो फिर तो मतलब क्या ही है ना। इसलिए ये नॉर्मल सी एक नॉलेज है, नॉलेज होनी चाहिए जो कि हमें सेक्शन फर्स्ट में बता दी जाती है कि एफिडेविट और आर्बिट्रेशन में नहीं यूज़ होता है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अलावा कहाँ नहीं होता है? आर्मी एक्ट, नोवेल डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, मतलब जहाँ जो हमारे आर्मी से रिलेटेड है अगर हम कहें तो वहाँ पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं होता है, क्योंकि उनका अलग प्रोसीजर होता है, हर चीज़ का अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो उसमें भी इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं होता है, तो आप उसको ऐसे हाईलाइट करके लिख सकते हैं। फिर सेकंड तो रिपील ही है, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, नॉट अप्लाई टू एफिडेविट एंड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ है जो हमारे प्री में बहुत ही आराम से पूछा जाता है। और हाँ एक चीज़, हाँ जैसे ये दिया हुआ है ना, इसके नीचे जो हमारा कमेंट दिया होता है, तो इसमें क्या होता है कि आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं कि जैसे एफिडेविट हमारे कहाँ दिया हुआ है, सीपीसी के सेक्शन 30 के C में दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर 19 में दिया हुआ है एफिडेविट। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा
एक सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी तैयार होता रहता है। ठीक है, जैसे हमारे CRBC में कहाँ दिया हुआ है 295 तक एफिडेविट के बारे में बताया गया है। तो इसको आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, मतलब एक नज़र जाने के लिए कि अच्छा ये भी ऐसा ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, वो होता है, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन 3 जो होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब इसमें तो कई चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल मतलब ये इतना ब्रॉड सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है, लेकिन इसका अगर हम नोट्स बनाने जाएँ तो बहुत ही बड़ा है, तो हम सारे के सारे तो इसमें लिख नहीं सकते हम, लेकिन कुछ नॉलेज जो हमें हमारे प्री के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो एक मतलब पूछा जाता है, नॉर्मली पूछा जाता है, तो उसके लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इससे पहला है कोड इंक्लूड क्या इंक्लूड होता है? ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट इंक्लूड्स होते हैं एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, ये तो हमने आगे भी पढ़ा और वो यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो नॉर्मली पूछा जाता है कि आर्बिट्रेटर एक्सक्लूड है, ये कहाँ पे बताया गया है? तो सेक्शन 3 में बताया गया है कि आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो कोर्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं। ये आपसे सेक्शन वाइज पूछ लिया जाता है। और फिर होता है कि फैक्ट, दूसरा हमारा फैक्ट हो गया। फैक्ट क्या है? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंस, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। मतलब हर चीज़, स्टेट ऑफ माइंड हो गया, रिलेशन, मतलब थिंक जो होता है, मेंटल कंडीशन भी इंक्लूड होता है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं यहाँ मेंटल कंडीशन में कि मेंटल कंडीशन हमारे फैक्ट में इंक्लूड होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी इसमें इंक्लूड होता है। और 2 प्रकार के फैक्ट होते हैं। क्या होता है? फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन रेलिवेंट, यानी रेलिवेंट फैक्ट, वो मैंने उल्टा लिखा है। तो रेलिवेंट फैक्ट मतलब फैक्टम प्रोवेंडम, फैक्टम प्रोवेंशिया, ये हमारे बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है प्री एग्ज़ाम में। तो ये मैंने अपने उसके लिए लिख लिया ताकि ये हमारी नज़र पड़ती रहे। तो फैक्टम प्रोवेंडम मतलब फैक्ट इन इशू होता है, और फैक्टम प्रोवेंशिया मतलब होता है रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, अब रेलिवेंट क्या होता है भाई? जो रेलिवेंट होता है, जो किसी भी केस को प्रूव करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है, वो चीज़ रेलिवेंट हो जाती है। जो चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, सीरीज़ वाइज होती है, ठीक है, वो चीज़ क्या है? वो रेलिवेंट है। कहाँ तक दिया हुआ है? 5 to 54। हम इसको यानी आगे पढ़ेंगे। रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट होता है पूरा, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर होता है हमारा फैक्ट इन इशू। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे 3 में कौन कौन से डेफिनेशन दिए हुए हैं? कोर्ट, फैक्ट, रेलिवेंट, फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारे सेक्शन 3 में इतनों का क्या है कि डेफिनेशन बताई गई है, डेफिनेशन बताई गई है, इनके बारे में बताया गया है। तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में कभी कभी इसके अलावा भी पूछ लेते हैं कि नोटिस बताई गई है कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट बताया गया है कि नहीं। ठीक है, तो वो आपको एक होता है जो आपको एक्सक्लूड करना पड़ता है, यानी आपको क्या कहते हैं उसे, मतलब हाँ, एक्सक्लूड ही करना पड़ता है। आप मतलब इसे पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट इन इशू क्या है भाई? फैक्ट इन इशू क्या है? जो कनेक्ट हो, ठीक है, किसी भी फैक्ट से, किसी भी केस से जो एक कनेक्टिविटी दिखाता है, वो चाहे एग्जिस्टेंस हो, नॉन एग्जिस्टेंस हो, नेचर में हो, राइट हो, लाइबिलिटी हो, डिसेबिलिटी हो, डिनाइड हो, मतलब सूट ऑफ प्रोसीडिंग हो, हर प्रकार की चीज़ें जिससे कि हमारा इशू, मतलब इशू जो होता है, कहते हैं ना, इशू एक उत्पन्न होता है, तो वो क्या होता है? फैक्ट इन इशू होता है। वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फैक्ट इन इशू वो हो गया। मैं आपको बहुत ही डेप्थली नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रिक वीआरएफ पे ट्रिक बताने के लिए मतलब मैं यहाँ हूँ। तो कैसे पढ़ना है मैं आपको बस उतना ही डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, इलस्ट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर एक चीज़ का। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि एक मैन ने कुछ बोला, वो क्या है? वो फैक्ट है। सुना, वो क्या है? वो फैक्ट है। मतलब सेंस किया, सुना, एक रेपुटेशन जो होती है वो फैक्ट है। रेपुटेशन हमारे खास करके डिफेमेशन में काम आती है। ठीक है, तो वो फैक्ट होगा ही भाई रेपुटेशन में। अगर जैसे इसके बारे में हम कहाँ दिया है कि सेक्शन 499 और 500 जो IPC का है, वो नॉर्मली रेपुटेशन के ऊपर जाता है। ठीक है, और टॉट में भी तो दिया ही हुआ है। तो ये मतलब ऐसे होता है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट क्या है? लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, मतलब हर डेफिनेशन में आपको 3 से 4 वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जिसको आपको पर्टिकुलर रूप से याद करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वो फिर मार्क्स ले जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है,
तो यहाँ मैंने जैसे लिखा है कि जुडिशियल नोटिस, अब जुडिशियल नोटिस 56 में लिखा है। अब हम इसको चाहें तो पीछे जाके पढ़ें, लेकिन क्या था कि जैसे केस स्टडी करते रहो या कहीं आपको केस सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे वो कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आते हैं ना कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो विदाउट प्रूफ समथिंग हो सकता है, विदाउट प्रूफ मतलब जिसके लिए हमको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो जुडिशियल नोटिस होता है, कहाँ दिया है, 56 में दिया हुआ है। आप ऐसे लिख लीजिए, आपको इसके साथ साथ इसका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर होता है एविडेंस, मतलब एविडेंस में हमारा ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है, प्रूफ्ड, डिसप्रूफ्ड, नॉट प्रूफ्ड। तो इसके लिए हमें सारा तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, खास करके प्री में। मेंस में तो आपको फिर क्या ही हो, ठीक है, मेंस के लिए तो अलग ही स्ट्रेटजी होती है, लेकिन प्री के लिए प्रूफ्ड, डिसप्रूफ्ड ये बहुत पूछा जाता है, और ख़ास करके तो हमारा नॉट प्रूफ्ड पूछा जाता है, ठीक है। ये जो वर्ड होता है कि नीदर प्रूफ नॉर डिसप्रूफ्ड, ये हमारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाने वाला वो है। तो इसका मतलब होता है नॉट प्रूफ्ड। तो आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंडिया मीन्स टेरिटरी एक्सक्लूडिंग, अब तो इंक्लूड हो गया फिलहाल, ठीक है। ये चीज़ जो होता है ये हर बार नहीं पढ़ने की ज़रूरत होती, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितने से हमारा काम हो जाए। जैसे प्रूफ्ड क्या है भाई, प्रूफ्ड क्या है, कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। मतलब प्रूफ्ड क्या है, जब तक कि कोर्ट, जिसे कोर्ट बिलीव करे कि एग्जिस्ट है, ठीक है। कैसे, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी प्रूफ्ड जो कि कोर्ट बिलीव करे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, या आप उसे प्रूव कर लें कि ये चीज़ सत्य है। सत्य मतलब वो एडमिसिबल हो जाएगी। डिसप्रूफ क्या होता है कि आपने कोई फैक्ट रखा कोर्ट के सामने और वो मतलब कोर्ट को नहीं समझ में आया, वो या तो मतलब केस के रिलेशन में ही नहीं था, तो उसे क्या करेगी कोर्ट, एग्जिस्ट में नहीं लेगी या उसको एज अ एविडेंस नहीं एडमिसिबल करेगी। तो वो चीज़ क्या होता है, डिसप्रूफ होता है। नॉट प्रूफ का मतलब होता है कि ना तो वो प्रूव है ना डिसप्रूव है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई चीज़ प्रूव नहीं हो पाती है तो वो डिसप्रूव हो जाती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ डिसप्रूव हो जाती है तो वो प्रूव नहीं हो पाएगी। लेकिन एक तीसरी जो कड़ी होती है नॉट प्रूव्ड, जैसे होता है ना कि अदर पार्टी कह रही है कि ठीक है मैंने अगर प्रूव नहीं किया, अगर सामने वाले ने प्रूव नहीं किया तो वो तो वैसे ही डिसप्रूव हो जानी है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी एक बैरियर लगा के रखा है कोर्ट लॉ ने कि अगर कोई भी पार्टी कोई भी फैक्ट ला रही है, एज अ एविडेंस ही ला रही है, तो अगर वो प्रूव नहीं हो पाता है तो वो नॉर्मली डिसप्रूव नहीं होगा, वो कहाँ चला जाएगा, वो हमारे नॉट प्रूव में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ना तो वो प्रूव हुआ है ना डिसप्रूव हुआ है, ठीक। यानी इसको हम आगे चल के भी अगर बहुत अच्छा हमारे पास कोई एविडेंस आ जाता है तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं, या तो बहुत अच्छा एविडेंस आ सकता है उसके अगेंस्ट में तो उसको हम डिसप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ हमारी प्रूव नहीं हुई तो वो डिसप्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये तो हमारा एक हो गया कॉमन सी चीज़। अब देखिए जैसे ये स्टिक पेपर है, तो अगर हम यहाँ पे नहीं लिख पाते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, स्टिक पेपर का यूज़ करिए बड़े आराम से। पूरे मतलब हम खुद ही पूरे बैरक मेरी स्टिक पेपर से भरी हुई है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि कई केस लॉज होते हैं, ठीक है। कई ऐसे प्रोविज़न होते हैं जो बड़े होते हैं या जिसको हम ऐसे छोटे छोटे से लाइन में नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम स्टिक पेपर यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे टाइप ऑफ एविडेंस के लिए, अब ये इतने बड़ा चीज़ है कि इसको हम कहाँ ही लिखेंगे, और जहाँ लिखेंगे भी वहाँ मेरी नज़र नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम एविडेंस के साथ टाइप ऑफ एविडेंस लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि मेरी नज़र यहाँ से लेके यहाँ जाएगी। यानी प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, हेयर से होता है, सर्कमटेंशियल होता है और डायरेक्ट। तो सर्कमटेंशियल को नॉर्मली हम इनडायरेक्ट एविडेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये होता है एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं, जनरली ओरल होता है, रियल होता है, डॉक्यूमेंट्री होता है। जो रियल होता है वो हमारे एविडेंस में उसका नहीं जिक्र किया गया है, मतलब एज अ प्रोविज़न नहीं जिक्र किया गया है, बाकी यूज़ तो होता है, ठीक। वो तो आपको भी पता है। नॉर्मली हमारा ओरल और डॉक्यूमेंट में ही चलता है, जैसे सेक्शन हमारा पूरा 59 से लेकर 65 तक वगैरह वगैरह, ये सब हमारे एविडेंस से ही रिलेटेड है कि कौन से ओरल है, कौन से डॉक्यूमेंट्री है, कौन से सेकेंडरी है, प्राइमरी, ये सब मतलब सेक्शन उसमें दिया हुआ है। एक केस है जैसे अब यहाँ नहीं आया, यहाँ लिख लो, ठीक है। यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिख लो। जैसे हरिचरण कुर्मी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये कहाँ है, कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड इज नॉट एन एविडेंस इन द सेक्शन 3। ये जो लाइन होती है ये हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक।
ये जो 2 नंबर की लाइन है ये हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी और केस दे दिया जाएगा कि किस केस में कहा गया था। तो अब किस केस में कहा गया था, ये होती है बड़ी कन्फ्यूज़न। ठीक, हम आपका क्या बताएं, हमें खुद ही नहीं याद होता है, इसलिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यानी